हाय छात्रों, रिजल्ट मेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। आज के क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जिसको इंग्लिश बोला जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। चलिए आइए आज के क्लास में देखते हैं क्या है। राष्ट्रवाद के पहले हम आपको पहली क्लास में राष्ट्रवाद क्या होता बता चुके हैं। यह कहानी स्टार्ट होता है फ्रांस से। कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रांस से। और इसका डेट कितना, डेट याद रखना खासकर, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ यह राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जो हर देश इसको देखा देखा करने लगा। जैसा कि आपको यदि याद होगा, 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसका संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का मतलब भी हम आपको बता दिए थे। निरंकुश ऐसा राजा जो जनता को बात नहीं सुनता था, उसको क्या कहा जाता है? निरंकुश कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव उनमें प्रभुसत्ता, देखिए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव, जैसे संविधान जिस नियम से के अनुसार जो देश फॉलो करता है उसको संविधान कहते हैं, और उसी संविधान को फॉलो करके राजनीतिक दल बनता है। तो इसी तरह फ्रांस में चल रहा था ये सब चीज। उसी तरह क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और उसके नीति तय करेंगे। हम पहले बोले थे कुछ विद्वान आया और विद्वान ने राष्ट्रवाद की भावना को परिभाषा को चेंज किया कि राष्ट्रवाद देश से होता है, न कि कोई राजा से। चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रारंभ से ही फ्रांस की क्रांति ऐसे अनेक कदम उठाए, फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान बना कि भावना का पैदा हो सके, यानी सामूहिक पहचान यानी एक लोग की एकजुटता पता चला। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में से एक सामूहिक समुदाय के विचार बल दिया, जिसने एक संवैधानिक अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। यहाँ के राष्ट्रवाद की भावना जब प्रेरित हुआ तो फ्रांसीसी में एक झंडा का तिरंगा चुना गया, जिसका कलर था क्या? रेड था, जिसके राजध्वज की जगह लिया, यानी नेशनल सिंबल उसको बनाया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कहा गया। जैसे लोकसभा होता है ना, ये क्या है? नेशनल असेंबली। देखिए यहाँ नेशनल असेंबली, ठीक है। तो उसका नाम क्या कर दिया गया? संविधान बना, नेशनल असेंबली कर दिया, और राजा का सब शक्ति छीनकर क्या कर दिया? प्रजा में डाल दिया गया और संविधान बनाया गया इस तरह फ्रांस से, ठीक है। और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, और जितना भी फ्रांस में आंतरिक टेस्ट लगता था, जितना भी दुर्व्यवहार होता था, समानता, बंधुता, ये सब लाया गया 1789 की क्रांति के दौरान, रिवॉल्यूशन जो हुआ। और यह रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी भी था। वहां के लोगों को शोषण किया जाता था। एक समान व्यवस्था लागू की गई, क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोषित किया। रीजनल जो लैंग्वेज था ना, वहां को बढ़ावा दिया। कोई भी चीज रीजनल लैंग्वेज में ही आगे बढ़ता है। जैसे वहां का रीजनल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। फ्रांस का रीजनल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। और वो उसको राष्ट्रभाषा का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। तो यह ध्यान में रखिएगा कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराए। इसका कहने का अर्थ है ये सेंटेंस का कि फ्रांस का मतलब यह भाग्य था कि वो यूरोप के सभी राजाओं को खत्म कर निरंकुश शासकों से मुक्त कराया जाए। फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और शब्द फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा।
एक था वहां का सदस्य जेकोबिन क्लब, जो वहां के लोगों को गतिविधियों और अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया। यानी जेकोबिन क्लब क्या करता था, सभी के लिए फ्रांस में जितना भी खराब था, इसमें भी कुछ न कुछ जेकोबिन क्लब में खराबी था, इसमें भी उच्च तबके के लोग को दर्जा दिया गया था। क्रांतिकारी युद्धों से शुरू होने के साथ साथ फ्रांसीसी सेना ने राष्ट्रवाद के विचार विदेशों में ले जाने लगी। यानी फ्रांस से यह भावना जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूरोप यहाँ फैलने लगी थी। चलिए आइए देखते हैं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। कह रहा नेपोलियन जो लाया वो पहले से आ चुका था, यानी कुछ कुछ चेंज किया। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। यानी फ्रांस ने क्या क्या काम बढ़िया किया कुछ कुछ, लेकिन वो क्या किया कि फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया गया और राजतंत्र को वापस लाया। चलिए निगीबोर कंट्री देखिए, यहाँ पर स्वीडन आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए रूसी इंपायर कितना बड़ा है। यहाँ देखिए यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सर्बिया है। यहीं पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फर्डिनेंड लेफ्ट को हत्या कर दिया गया। यहाँ देखिए कितना बड़ा ऑटोमन साम्राज्य। तो ये देखिए मिस्र सब, ट्यूनिसिया, ये सब कितना है, फिलिस्तीन जो अभी का दिख रहा है वो सब आता है। और यहाँ पर ब्रिटेन है जो भारत का कब्जा था इस समय। यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल। तो मेन ये जड़ जो था ना, मेनली अब फ्रांस में था। क्या था, फ्रांस में ये सब चल रहा था, ये सब भावना आया था। तो आप सबको बता चुके हैं कि रूस कहाँ था, रूस अंपायर कितना बड़ा था, फ्रांस कहाँ था। मेनली राष्ट्रवाद का भावना जो था ना, फ्रांस में बोया गया था और फ्रांस से लेकर भारत में पनपा, पूरा यूरोप में पनपा, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप में, मतलब पूरा वर्ल्ड में पनपा। चलिए आगे आते हैं। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 का नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता, जिसको नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता कहा जाता है, 1804 में लाया, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी जो जिन लोगों को फ्रांस में जन्म से आधार मिलता था, जो भी मौलिक अधिकार मिलता था, उसको छीन लिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। उसी को नेपोलियन संहिता कहते हैं। इसमें है था क्या, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यानी जो वही कोई भी फ्रांस में जमीन लेता है तो उसको संपत्ति का अधिकार, उसको मतलब लीगल ऑथराइज किया गया, कानून के समक्ष बराबरी दिया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। यानी फ्रांस, नेपोलियन जो जीता था, वो सभी क्षेत्र में भी इसका लागू किया गया। जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन का प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, समता व्यवस्था को खत्म किया। सामंती व्यवस्था वैसा व्यवस्था होता है जो राजा के मंत्री लोग किया करते थे, वैसा व्यवस्था था। और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यानी जागीरदारी शुल्क, भू दास मतलब दास बनाया जाता था, भूमि को रख लिया जाता, उसको दास बनाया जाता था, ठीक है, लोन देकर, तो भू दासत्व बोला जाता था। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यानी नेपोलियन ने क्या क्या संचार किया, भूमि सुधार किया। देखिए यहाँ आइए, तो ये सब याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। पहले तो संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया, कानून के समक्ष बराबरी किया, संचार व्यवस्था लाया। तो ये सब काम, यातायात और संचार व्यवस्था सुधारा।
किसानों और कारीगरों, मजदूरों को और नए उद्योगपतियों में नई नई मिली आजादी चखी। यानी जो आजादी मिला था ना, वो नया वगैरह था। यानी जो भी सबको छूट मिलने लगा, जो गरीब किसान थे उसको कुछ कुछ व्यवस्था नेपोलियन बहुत अच्छा किया। उसी तरह जैसे मजदूर को, किसानों को और नए उद्योगपतियों को मतलब आजादी जैसी मिला, अलग टाइप। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक, ये समझ लगे एक समान कानून आ गया है। यानी फ्रांस में वैसा व्यवस्था खत्म हो गया। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, यह चित्र कॉल्ड कैस्पर फ्रीज, यह एक जर्मनी का चित्रकार था। यह दिखा रहा है चित्र में कि इधर देखिए किसान का जो गाड़ी है वो छीना जा रहा है। यह स्वतंत्रता का वृक्ष है जो ये दिखा रहा है कि इस पर पट्टी बांधा जा रहा है। यह बता रहा है कि आजादी और समानता भले ही ले लो, लेकिन यह मानवता का आदर्श का रूप है। यह फ्रांसीसी दावे पर व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। इस तरह का नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने फ्रांसीसी के दमनकारी नीति है। यानी जो जो बढ़िया काम करते हैं ऐसे छीन लिया जाता था वहां के सेना वगैरह। चलिए ये देखिए राइनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ बहुत सारा खनिज भरा हुआ है। डाकिया लाइसिंग से आते हुए ये सब कुछ गवा देता है। नेपोलियन को 1813 में लाइसिंग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकुओं के रूप में दर्शाया गया। उसके झोले से गिरता हुआ हर चिट्ठी पर भूभावों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। नेपोलियन को दिखाया गया कि वो जब 1813 में हार गया नेपोलियन, तो देखा कि सब जीता हुआ, सब वो पीछे छूटता जा रहा। तो ये बता रहा मानक भावनाप और राष्ट्रीय मुद्रा को इलाके में दूसरे इलाकों में वस्तु पूंजी आवागमन में सहूलियत होगी। तो यह करेंसी भी चलाया ताकि व्यापार करने में ठीक ठाक हो, जिसको राष्ट्रीय मुद्रा कहा गया। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। यानी हेर फेर होता रहता था। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहर जैसे ब्रुसेल्स, मिलान, वार्सा, पोलैंड के कैपिटल वार्सा, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यानी पहले फ्रांसीसी का पोर्सा, मिलान, ब्रुसेल्स में पहले साथ था, उसके बाद धीरे धीरे उसका कुछ नीति लाया गया जिससे वो अलग होने लगा। नई प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक स्वतंत्रता लोग बढ़े। बाकी यूरोप में जीतने के लिए फ्रेंच सेना जबरन भर्ती हो रहे, नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन मिले, फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। तो यह सब व्यवस्था चलने लगा था फ्रांस में। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को यह एहसास कराया कि राष्ट्र जनता से बनता है, राजा से नहीं। ये की पॉइंट है, इससे हम क्या पढ़े तुरंत कुछ फैक्ट्स के रूप में जानते हैं। तो पहली बात है फ्रांसीसी राष्ट्र जनता से बनता है ना कि राजा से। ये फैक्ट्स में हमको पता मालूम चलता है। दूसरा फैक्ट ये पता चलता है कि क्रांति के बाद नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, यानी जितना 1789 में जो क्रांति हुआ उसको अधिकार की घोषणा किया गया हुई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी को महत्व दिया गया। तो पहला क्या था, राष्ट्र जनता से बनता है न कि राजा से। दूसरा था नागरिकों को अधिकार घोषणा दिया गया जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व दिए गए। क्रांति ने सामंती विशेषाधिकार को समाप्त किया। सामंती यानी राजा के जो करीबी है उसको समाप्त किया गया, वो शासन वगैरह, यानी उसको फ्यूडल प्रिविलेंस बोला जाता था। ये एक नया राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का विचार उठा जिसमें जनता ही सर्वोपरि है। यानी ऐसा विचार जिसमें जनता के पास सभी शक्ति हो।
फ्रांसीसी लोग खुद को अब नागरिक मानने लगे, यानी सिटीजन मानने लगे, न कि राजा के प्रजा, नहीं कि राजा के प्रजा, राजा के प्रजा नहीं, खुद को नागरिक मानने लगे। फ्रांस में राष्ट्रवाद की इस लहर ने पूरे यूरोप में स्वतंत्रता और एकता की मांग को जन्म दिया। तो ये आज के क्लास में